फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानसल फाउंडेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों, आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कूलम्ब एक साइंटिस्ट था। दोस्तों, वो क्या करना चाहता था, वो कोई भी दो पॉइंट मास बॉडीज क्या होती हैं? पॉइंट मास बॉडीज वो होती हैं जिनका मास हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। मीन्स अगर हम कोई बड़ा मास लेंगे तो हम उनको नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे। दोस्तों, कूलम्ब क्या चाहता था, इन दो पॉइंट चार्ज बॉडीज हैं Q1 और Q2। दोस्तों, वो इन दो पॉइंट चार्ज बॉडीज के बीच में ये निकालना चाहता था कि फोर्स किस प्रकार लगेगी। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उसका रिजल्ट आया। दोस्तों, कूलम्ब लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। मीन्स कोई दो चार्ज ले लिए हमने, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, जो दोनों प्रोडक्ट हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट कर लिया हमने, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो कूलम्ब लॉ क्या था कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो फोर्स लगी इन दोनों चार्ज के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं, हमने कोई दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2। दोस्तों, अगर हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं तो पहले ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये रिपेल हो जाएगा और ये हो जाएगा F21 मीन्स फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये हो जाएगी F12 फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। और दोस्तों, यही होता है अट्रैक्शन वाले में। हम दो पॉइंट चार्ज बॉडी ले ली Q1 और Q2। ठीक है दोस्तों, दोनों हम एक ले ली हमने पॉजिटिव, एक ले ली हमने नेगेटिव। ये आपने पढ़ाई होगी, अनलाइक पोल करते हैं, रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये नेगेटिव पोल इसकी तरफ आ जाएगा, ये लगाएगा इसकी तरफ फोर्स, ये इसकी तरफ फोर्स, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था डायरेक्शन का, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। दोस्तों, बात करते हैं कूलम्ब लॉ की। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ बॉडी Q1 एंड Q2 and force is inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम दोनों कंबाइन करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो हम किसी ना किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। इसमें कूलम्ब लॉ में जो कांस्टेंट का यूज होगा वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का यूज। अब मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में। दोस्तों, हमने जो के लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू होती है 8.988 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है दोस्तों, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम एक वैल्यू का यूज करते हैं
ये किसके नज़दीक होता है? 9 के। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये यूनिट कहाँ से आई। हम इसकी यूनिट डायमेंशन फार्मूला SI और CGS दोनों यूनिट्स निकालते हैं। दोस्तों हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आया था K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमें K की यूनिट्स निकालनी है, तो हम K की वैल्यू को एक साइड रख लेंगे। तो ये हो जाएगा F फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। दोस्तों आपको पता ही होगा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर डिस्टेंस रहती है मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय Q1 डॉट Q1 पे एक चार्ज कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये हमने गलत लिख दिया, क्योंकि अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कीजिए सिर्फ न्यूटन मीटर स्क्वायर हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। दोस्तों न्यूटन फोर्स की तो इसकी डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और इनटू में मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है? लेंथ, तो लेंथ L स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब कहता है AT एम्पियर टाइम और इसका स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा m1 L3 T स्क्वायर, नीचे माइनस में तो ऊपर जाके हो जाएगा T -2 और -4 और A -2। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर K क्या? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दोस्तों आगे हम हर इक्वेशन में K की वैल्यू क्या लेंगे? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों 1 बाय 4 पाई इसको आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है? कांस्टेंट। हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स। दोस्तों ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये एक कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अगर K की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुई तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हो गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोस्तों अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट डायमेंशन अनदर चीज निकालनी है तो हमें एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लेकर जाना पड़ेगा। तो हो जाएगा Q1 डॉट Q2 डिवाइड बाई फोर्स 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों आप जानते होंगे Q1 Q2 क्या है? चार्ज। तो ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर। 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन और आर क्या है? एक लेंथ, और लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारा फोर्स का क्या फॉर्मूला था? ऐसा यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन अब अगर हमने एप्सिलॉन नॉट की निकाली तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर मीन्स उसकी अपोजिट हो गई। तो दोस्तों अब हम इसकी डायमेंशन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगे? कूलम्ब की मैंने आपको बताई थी कि 80 एम्पियर टाइम होती है डायमेंशंस, और न्यूटन की m1 L1 T-2 और मीटर लेंथ की L2। तो हो जाएगी m-1 L-3 T4 A2। ये हमारी डायमेंशंस होगी। दोस्तों आपने उसमें फोर्स में देखा होगा कि डायमेंशन क्या आई थी? m की +1 L की +3 और T की -4 A की -2। अब
ऐसा यूनिट चेंज होगी है तो डायमेंशन भी एज इट इज सेम होगी। जो प्लस में थे वो माइनस में आ गए, जो माइनस में थे वो प्लस में आ गए। दोस्तों ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, ये इसकी डायमेंशंस होगी। अब हम इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सीजीएस यूनिट को आप ट्राई करना। कूलाम की होती है स्वेट कूलाम, आपको पता भी होगा, और न्यूटन की होती है डाइन, और मीटर की होती है सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई करना। दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में जाएंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई के। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू 9 × 10⁹ तो हम इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कूलम्ब लॉ पर। दोस्तों मेन तो इसमें दो ही चीज़ हैं, एक के की वैल्यू, एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और तो सेम टू सेम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जैसे था सेम टू सेम एज इट इज वही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। दोस्तों अगर आपको कोई मिस्टेक्स नज़र आ रही है वीडियो में तो कमेंट करना। दोस्तों करंट स्टडी अपडेट्स या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो टॉपिक्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।